बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम 9th लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। इस लेक्चर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंपैरिजन, देयर कंपैरिजन, राइट। और सेकंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मिलिगन ऑयल ड्रॉप मेथड, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली इसका पर्पस जो है वो ई ओवर एम रेशियो फाइंड करना था, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करना था। ठीक है, तो हम वो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस बोर्ड पर कि हम कंपैरिजन करने लगे हैं कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं, डिससिमिलैरिटीज़ पढ़ते हैं। ये टेबल आपको नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस, सेकंड कॉलम इज़ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो हम वन बाय वन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का जब सबसे पहले हम फार्मूलाज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, फार्मूलाज क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला ये है कि इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फार्मूला है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दैट इज G m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। तो ये इन दोनों के फार्मूलाज में डिससिमिलैरिटी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वहाँ पे चार्जेस अपेयर होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूला में मासेस अपेयर होते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स के फार्मूला में कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है उसमें कांस्टेंट K होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूला में कांस्टेंट G होता है। सेकेंड पॉइंट इज द वैल्यूज ऑफ दीज कांस्टेंट। K की जो वैल्यू है दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप ये अमाउंट देखें, ये 9 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁹ से। ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है, दैट्स वाई लार्जर इज रिटन इन ब्रैकेट, मीन्स कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है। जी की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻⁻11 है। दैट मीन्स दिस कांस्टेंट हैज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट के अंदर जो है वो स्मॉलर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट में हमने फार्मूलाज कंपेयर कर लिए, सेकेंड पॉइंट में हमने कांस्टेंट कंपेयर कर लिए। ठीक है, इनका डिफरेंस आ गया। थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर चार्जेस सिमिलर हैं, यानी कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं, तो आपकी फोर्स रिपल्सिव होगी। अगर चार्जेस डिफरेंट है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आपकी फोर्स अट्रैक्टिव होगी। बट इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, आपने कभी देखा है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड गिरा रहे हो अर्थ की तरफ और वो रिपेल होके वापस ऊपर चले जाए? नहीं, ऐसे कभी नहीं देखा आपने। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी मास का ऑब्जेक्ट हो, वो हमेशा डाउनवर्ड मूव करेगा, टुवर्ड्स अर्थ मूव करेगा। इट मीन्स कि अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया, ये डिसिमिलैरिटी होगी। ये इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज इट कैन बी शील्डेड। शील्डिंग का मतलब क्या होता है? शील्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी फोर्स के इफेक्ट को रोकना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी शील्डेड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल दो चार्जेस रखे हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। ठीक है, उन दोनों के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स, एक अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रख दें इन दोनों चार्जेस के बीच में, फॉर एग्जांपल मैं एक दीवार रख देती हूँ इनके बीच में,
या कोई और चीज रख देती हूँ, कोई बुक रख देती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में, तो क्या वो अट्रैक्टिव फोर्स वैसे रहेगी जैसे पहले थी जब उसके बीच में कोई मीडियम नहीं था? नहीं, उस फोर्स में कमी आ जाएगी। ये प्रोसेस जो है ये शील्डिंग का प्रोसेस होता है। तो जब भी चार्जेस के बीच में कोई हर्डल आ जाती है, कोई ऑब्स्टिकल आ जाती है, तो चार्ज का जो इफेक्ट है, उसकी फोर्स का जो इफेक्ट है, वो शील्ड हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन बी शील्डेड। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड। मैं एक बॉल थ्रो करती हूँ किसी हाइट एज से, बीच में मैंने कोई बुक रख दी है अर्थ के और बॉल के बीच में, तो क्या अर्थ सॉरी क्या बॉल जो है वो डाउनवर्ड मूव करना बंद कर देगी? नहीं। आप बुक रख दें, आप कोई और ऑब्स्टिकल रख दें, थिक से थिक ऑब्जेक्ट रख दें, आपकी बॉल जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी हर सूरत में। इट मीन्स कि कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, अर्थ जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगी बॉल पर। तो इसका मतलब है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो शील्ड नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी शील्डेड। ठीक है। लास्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग while gravitational force is weak। ठीक है। तो अगर आप चार्जेस को दो चार्जेस हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उनमें जो है वो अट्रैक्शन हो रही है, तो आप देखेंगे कि चार्जेस जो हैं वो फौरन एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है। जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मास है, उसको हम अर्थ की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा आपको महसूस नहीं होगा। ठीक है। रेंज बहुत है। एक पॉइंट इसमें मैं आपको ऐड करवाऊंगी, ये भी रेंज का। रेंज है ना वो बहुत दूर तक है ग्रेविटेशनल फोर्स की, लेकिन वो उसकी अमाउंट जो है फोर्स की वो कम होती है, फोर्स वीक होती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको कहा था मैं ऐड करवाऊंगी वो है रेंज का। इलेक्ट्रिक फोर्स की रेंज जो है वो बहुत छोटी होती है, कम रेंज होती है। ठीक है। आप लिख सकते हैं, एक और पॉइंट ऐड करके लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट रेंज। अब रेंज का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उसकी जहाँ तक फील्ड होगी वहीं तक उसकी फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक है। और वो फील्ड उसके थोड़े से एरिया में ही होती है, उसके इर्द गिर्द थोड़े से एरिया में होती है, बहुत दूर तक नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चार्ज अपने हाथ पे रखा हुआ है, तो अगर मैं कहूँ कि उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक पहाड़ के ऊपर तक चली जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक खास डिस्टेंस होता है जहाँ तक उसकी फील्ड होती है, जहाँ तक उसकी रेंज होती है फोर्स की। ठीक है। उससे आगे उसकी रेंज नहीं होती। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो अगर आप उसी पहाड़ के ऊपर से एक बॉल फेंकेंगे तो वो तब भी डाउनवर्ड आएगी। इट मीन्स कि उस पहाड़ के ऊपर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होगी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रेंज है दैट इज मच मच लार्जर देन द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट आप रहने देंगे, हाइड्रोजन का कंपैरिजन किया हुआ है। ये देखें, ये लिखा हुआ है एफ ई इज ग्रेटर देन एफ जी। तो यहाँ से आपको अंदाजा होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और किस अमाउंट से स्ट्रांग है? 10⁻39, राइट। अब हम आते हैं सिमिलैरिटीज की तरफ। ठीक है। बोथ ऑफ देम आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस का कॉन्सेप्ट हमने फर्स्ट ईयर में बहुत क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है। तो दोनों फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। सेकेंड पॉइंट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं दोनों की दोनों। अगर आप इन दोनों के फॉर्मूलाज देखें फर्स्ट पॉइंट में, तो दोनों में आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं दोनों। ठीक है। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों फोर्सेस। थर्ड पॉइंट इज बोथ ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन में होता है कि जब दो फोर्सेस कंबाइन होती हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को एनहांस कर देती हैं। ठीक है। तो वही जो है वो कॉन्सेप्ट
यहाँ पे आपको बताया हुआ है। इस पॉइंट को फिलहाल आप रहने दें, सिर्फ ये दो सिमिलैरिटीज जो हैं ये आप करें। सुपरपोजिशन में आपको वैसे तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, लेकिन ये फिर हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी जो है आपके लिए सिमिलैरिटीज के सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, हमने अब ग्रेविटेशनल फोर्स का और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन कर लिया है, सिमिलैरिटीज भी देख लिया, डिसिमिलैरिटीज भी देख ली हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले टॉपिक जैसे कि मैंने आपको कहा था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड है। इसको डिफरेंट नाम से हम जानते हैं। बाज़ लोग सिर्फ इसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं, बाज़ लोग इसको सिर्फ मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट नाम हो सकते हैं इसके। तो ये टॉपिक के लिए मैं वीडियो प्ले करूँगी और साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम एक फेमस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। मिलिकन्स जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसने 1909 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने ये एक्सपेरिमेंट किया और इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को डिटरमिन किया। यानी कि मिलिकन्स के एक्सपेरिमेंट से हमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज का पता चला। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता चला। उसके बाद हमें चार्ज टू मास रेशो भी इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चली। इसके अलावा मिलिकन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में जो ऑयल ड्रॉपलेट इस्तेमाल किए थे, अभी हम ये भी वजह पढ़ेंगे कि ये ऑयल ड्रॉपलेट इसने इस्तेमाल किए क्यों थे, लेकिन जो ऑयल ड्रॉपलेट्स इसने इस्तेमाल किए अपने इस एक्सपेरिमेंट में, इस मेथड में, उनका मैथ भी हमें इसने डिटरमिन करना सिखाया। यानी कि मैथ ऑफ ड्रॉपलेट भी बताया, ड्रॉपलेट्स। इसके अलावा हमें रेडियस भी बताया, क्योंकि वो ड्रॉपलेट हैं तो जाहिर सी बात है उनकी कुछ सफ़ेयर की टाइप उनकी शेप होगी, तो उनका जो है वो रेडियस भी हमें मिलिकन्स ने बताया। तो रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट्स भी हमें मिलिकन्स ने बताया, ड्रॉपलेट्स। अब जरा जी, तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड में हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की E/m रेशो या चार्ज टू मास रेशो, मास ऑफ ड्रॉपलेट, जो ड्रॉपलेट आप यूज़ कर रहे हैं उसका मास क्या होगा, ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, और ड्रॉपलेट का रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये चारों चीज़ें देखेंगे कि किस तरह होती हैं, वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डिटेल देखते हैं, इसका सारा सेटअप देखते हैं और उसका मेथड इसकी देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, तभी हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, इस मेथड के बारे में समझ आएगा। मिलिकन्स ने क्या किया, मिलिकन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट, अपने मेथड के दौरान जो है एक चैम्बर इस्तेमाल किया। इस चैम्बर के अंदर इसने 2 प्लेट्स रखी। उन दोनों प्लेट्स को बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ दिया ताकि उनके ऊपर एक पोटेंशियल आ जाए, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाए। इसके अलावा जो है मिलिकन्स ने एक एटमाइजर इस्तेमाल किया जिसके थ्रू जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट इस चैम्बर के अंदर उसने एंटर किए। ऊपर वाली प्लेट के यहाँ पर छोटा सा एक होल था, वो होल इसलिए रखा गया ताकि ये जो एटमाइजर से हमारे पास यहाँ पे ड्रॉपलेट्स आए हैं वो वन बाय वन इस होल के ज़रिए इसके अंदर दाखिल हो सके, इस चैम्बर के अंदर इस प्लेस पर आ सके इस होल के थ्रू। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोगों ने जो है, हमने नहीं बल्कि मिलिकन्स ने एक एक्सरे सोर्स भी इस्तेमाल किया, एक्सरे सोर्स भी इस्तेमाल किया था, एक्सरे सोर्स, और इसके अलावा एक टेलीस्कोप भी इस्तेमाल किया ताकि इन ड्रॉपलेट्स की हरकत को, मूवमेंट को देखा जा सके। तो ये इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन थी। अब मैं आपको इसकी एक एनिमेशन दिखाती हूँ ताकि आप देख सकें कि किस तरह से ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। जी, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, एक चैम्बर है। चैम्बर के अंदर ये आपको 2 प्लेट्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है। एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, एक प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो इस तरह से ये दोनों प्लेट्स जो है वो कैथोड और एनोड के तौर पे काम करती हैं, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। उसके बाद आपको एक एटोमाइजर नज़र आ रहा होगा, ये एक फनल टाइप आपको कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर, इसको एटोमाइजर कहते हैं। एटोमाइजर इसलिए कहते हैं कि इसमें से जो ड्रॉप्स निकलेंगे वो इतने छोटे होंगे कि वो हम उसको तकरीबन एटॉमिक साइज के बराबर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से इसका नाम एटोमाइजर है। इसके अंदर हमने ऑयल फिल किया हुआ है, तो जब हम ऑयल इसमें से पंप करेंगे तो वो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आएगा। अच्छा, ऑयल के ड्रॉपलेट से बस प्लेट पर गिरते हैं, यहाँ पर एक होल होता है। उस होल के थ्रू जितने होल उस जितने ऑयल ड्रॉप्स या ऑयल ड्रॉपलेट्स इस होल में से पास करेंगे, सारे के सारे डाउनवर्ड आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक टेलीस्कोप आपको नज़र आ रहा होगा और एक एक्सरे सोर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। इन सब का क्या पर्पज़ है वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं इस वीडियो में।
मिलिकन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑपरेटर सेट किया था, वो ऑपरेटर कुछ इस तरीके का था कि ये एक चैम्बर था, इसके अंदर यहाँ पर ये टेलीस्कोप है, ये एक्सरे सोर्स है, और इस एक्सरे सोर्स के थ्रू उसने यहाँ पर मौजूद जो चार्ज हैं वो चार्ज डिटरमिन करके बताया कि ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ये चार्ज उसने डिटरमिन किया था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो इस तरीके से है, और इस चार्ज को उसने इस ऑयल ड्रॉपलेट्स की मदद से किस तरह से निकाला, अब हम उसे देखते हैं। ये एक एटमाइज़र यूज़ किया गया था। इस एटमाइज़र के थ्रू जो है यहाँ पर इस चैम्बर के अंदर जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट फेंके गए थे, और ये ऑयल ड्रॉपलेट्स इस सुराख के ज़रिए, इस होल के ज़रिए वन बाय वन इस चैम्बर के अंदर एंटर हो रही थी। यहाँ पर 3 तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही थी। एक इन ड्रॉपलेट्स पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरी जो है विस्कस ड्रैग फोर्स। यहाँ पर एक माइक्रोमीटर आईपीस इस्तेमाल किया गया, एक टेलीस्कोप इस्तेमाल की गई ताकि इन ड्रॉपलेट्स की जो मूवमेंट है उसे इजीली ऑब्जर्व किया जा सके, उसे देखा जा सके। इन ड्रॉपलेट्स की मूवमेंट को इस तरीके से देखा जा सके। एक एक्सरे सोर्स इस्तेमाल किया गया था जिसने एक्सरे प्रोड्यूस किया। जो एक्सरे हम लोग जो अमेरिकन्स ने इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल की, उस एक्सरे सोर्स को इस्तेमाल करने का पर्पस ये था कि इस चैम्बर के अंदर जो गैस मौजूद है उसे आयोनाइज कर दिया जाए। जब किसी गैस को आयोनाइज किया जाता है तो वो फिर गैस जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसमें आयंस बनना शुरू हो जाते हैं, तभी हम कहते हैं कि गैस जो है वो आयोनाइज हो गई है, इसमें आयंस बन चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक्सरे सोर्स को इस्तेमाल किया ताकि गैस को आयोनाइज किया जा सके। गैस को आयोनाइज इसलिए किया कि जब गैस आयोनाइज हो जाएगी, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगी, तो जो यहाँ से इस होल के थ्रू यहाँ पर ड्रॉपलेट्स आएंगे, जैसे ही वो इस आयोनाइज की गई गैस में से पास करेंगे, तो जाहिर सी बात है इस गैस के पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो ड्रॉपलेट्स के ऊपर आ जाएंगे। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि जैसे ही गैस आयनाइज हो गई, अब इस गैस को आयनाइज कर दिया गया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब जैसे ही ऑयल ड्रॉपलेट इसके ऊपर आ रहे हैं, तो जैसे ही हमारे ऑयल ड्रॉपलेट इन चार्जेस के ऊपर गिरते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं। अब इनमें से कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं और कुछ नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जो एक वोल्टेज इस्तेमाल किया गया है, जिस वोल्टेज के थ्रू हम लोगों ने इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल और इस प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, उसे हम लोगों ने एक वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी के साथ, एक सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया, ताकि इन दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई ना कोई पोटेंशियल आ जाए। और जो ड्रॉपलेट्स इस चैम्बर के अंदर गिर रही हैं, इस प्लेट्स के थ्रू गिर रहे हैं, उनके गिरने की जो है उनकी जो उन्हें कह सकते हैं आप, उनके गिरने के या उनके हरकत करने का जो इन्हिसार है वो डिपेंड करता है आपके वोल्टमीटर पे। आप अपने वोल्टमीटर को इस तरह से एडजस्ट करते हैं और उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से इस वोल्टमीटर के ज़रिए आप इनकी हरकत को कंट्रोल करते हैं। इस तरह से हर ड्रॉपलेट के ऊपर जो एक चार्ज आ जाता है वो n टाइम e आ जाता है, यानी कि हर ड्रॉपलेट के ऊपर n टाइम e जो है चार्ज आ जाता है। n टाइम e का मतलब ये है कि कोई भी एक इंटीग्रल मल्टीपल है विद अ कांस्टेंट नंबर। e जो है कांस्टेंट है, और इसे ही मिलिकन्स ने डिटरमाइन किया था अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अब इसे दोबारा से, एनिमेशन को दोबारा से देख लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद हम इस जो एक्सपेरिमेंट है, इस मेथड है, इसे मैथमेटिकली देखते हैं। इस तरीके से आप एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए इस एनिमेशन को, ताकि एक दफ़ा इजीली आपको समझ आ जाए कि किस तरह। जी गर्ल्स, एनिमेशन आपने देखी है। इसमें क्या है कि जब एटोमाइज़र से हम ऑयल पंप करते हैं तो वो बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एक मिस्ट सा बनता है, वो इस चैम्बर के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि चैम्बर के अंदर ऑलरेडी एक गैस फिल्ड है, जिस गैस को हम एक्सरे सोर्स के थ्रू आयोनाइज करते हैं। ठीक है। आयोनाइज करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। अब क्या होता है कि वो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, जो ऑलमोस्ट एटम के साइज के हैं, वो जब प्लेट्स की फर्स्ट प्लेट की अपर प्लेट के होल में से पास करेंगे और अंदर एंटर होंगे, दूसरी प्लेट की तरफ मूव करने लगेंगे, तो क्या होगा, उनके ऊपर 3 किस्म की फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉपलेट डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस वजह से, जो प्लेट को हमने बैटरी के साथ लगाया हुआ है ना, एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, इन प्लेट्स की वजह से ऑयल ड्रॉपलेट्स पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है। तीसरी फोर्स जो है वो ड्रैग फोर्स है। फर्स्ट ईयर में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि जब ऑयल ऑयल नहीं, कोई भी ड्रॉप हो, वो किसी फ्लूइड में से पास करता है। अब फ्लूइड में गैस भी इंक्लूडेड थी। ठीक है। जैसे फ्लूइड में से पास करता है तो उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगती है। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं। कौन कौन सी? ड्रैग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैंने बात की है, ये तब एक्ट करेगी जब ऑयल ड्रॉप्स के ऊपर चार्ज आएगा। तो उनके ऊपर चार्ज कैसे आता है, वो जो
आयोनाइज्ड गैस है उसके आयंस जो हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट के साथ मिलकर ऑयल ड्रॉपलेट्स को आयनाइज कर देते हैं, ठीक है। और जब उनके ऊपर चार्ज आ जाता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को फील करने लगते हैं। अब ये एनिमेशन आप दोबारा से देखें। से एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एटमाइजर के थ्रू इसके अंदर जो है वो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है फेंके गए थे और इस हॉल के थ्रू ये इस चैम्बर के अंदर एंटर होते गए और चार्ज होते गए। चार्ज इस तरीके से हुए थे क्योंकि हम लोगों ने जो है एक्सट्रा सोर्स इस्तेमाल किया था जिसने गैस को आयोनाइज कर दिया। तो इस तरीके से जब हमारे ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं तो वो चार्ज हो जाते हैं क्योंकि वो उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर आके गिरते हैं। क्योंकि जो हमारे ड्रॉपलेट्स थे ये जैसे ही नीचे आए गैस आयोनाइज हो चुकी थी, तो गैस का आयोनाइज होने के बाद उनके ऊपर जो चार्जेस आ चुके थे पॉजिटिव और नेगेटिव, वो इन ड्रॉपलेट्स लेने लिए, तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है, जिसे मिलिकन्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में डिटरमिन करके हम लोगों को जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। अब हम इसकी कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जी ठीक है, तो यहाँ तक आपको प्रोसीजर समझ आ गया कि हमने किस तरह से करना है। ऑयल ड्रॉपलेट्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो जब हम चार्ज फाइंड करेंगे तो उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकल आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं और आपको फिर समझ आएगी कि किस तरह से चार्ज इस सारे मेथड के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कि हमें मालूम था कि यहाँ पर एक होल है, इस होल के थ्रू जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे थे। तो अगर जो हम लोगों ने यहाँ पर एक्सरे सोर्स इस्तेमाल किया है जिसने इसे आयनाइज कर दिया, और इसके अलावा हम लोग जो है यहाँ पे एक लाइट सोर्स भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि टेलीस्कोप को हम लोगों ने इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि हम इनकी मूवमेंट को ईजिली ऑब्जर्व कर सकें। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे इन ड्रॉपलेट्स पे एक्ट करने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके वेट के इक्वल हो जाती है। यानी कि इन ड्रॉपलेट्स पे जो वेट है एफ जी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। आपको मालूम है कि जो एफ जी होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसी भी चीज़ को हमेशा अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर मौजूद ऑयल ड्रॉपलेट्स को जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो एफ जी ने नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, जबकि ऑयल ड्रॉपलेट्स जब यहाँ पर आ चुके थे तो गैस आयोनाइज हो गई थी। गैस के आयोनाइज होने से यहाँ पर जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज आ गया होगा या कुछ पे पॉजिटिव चार्ज भी आ गया होगा। अगर मैं सिर्फ इस ड्रॉपलेट की बात करूँ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इस नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट को ऊपर वाली पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से एफ ई की डायरेक्शन अपवर्ड और एफ जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जाती है। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें तो अगर मैं ये कहूँ कि एफ जी इज इक्वल्स टू एफ ई हो गई है, तो हमें पता है कि एफ जी जो है वो वेट के इक्वल होती है, इसे मैं एम जी के इक्वल लिख सकती हूँ। और एफ जी जो है एफ ई जो है हमारी वो इक्वल होती है क्यू इंटू ई के इक्वल होती है। अब एक और बात कि हम लोगों ने पिछली दफ़ा पढ़ा था जब हम लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था, तभी हमने बात की थी कि अगर दो चार्ज प्लेट के दरमियान कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि उस दौरान जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो E इज इक्वल्स टू वी बाई डी है, या मैं यूँ कह सकती हूँ कि हमारा जो V है वी ई डी के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर E की वैल्यू पुट कर दूँ जो कि बराबर है V बाई डी की, और यहाँ पर Q आ जाएगा तो M इंटू जी, तो इस तरीके से जो मैस है उसका भी एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है क्यू वी डी बाई जी। इस तरह से मैस के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है। इस तरीके से जो मैस है ये हमें ड्रॉपलेट का मैस मिल जाएगा। और अगर हमें उनके ऊपर चार्ज मालूम करना हो तो हम Q इज इक्वल्स टू डी एम जी बाई वी लगा लेंगे। वोल्टेज हमें पता है कि हम कितनी पावर दे रहे हैं। डी जो है इन दोनों प्लेट्स के दरमियान का जो डिस्प्लेसमेंट है या इनके दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है, और एम जो इन ड्रॉपलेट्स का मैस है, और जी ग्रेविटेशनल की वैल्यू। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग इन चीज़ों की वैल्यूज पुट करके चार्ज के बारे में भी डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ एक पॉइंट मैं और आपको बताती हूँ। एक्चुअली हमने करना क्या है, हमने किसी ऑयल ड्रॉप को या ज़्यादा ऑयल ड्रॉप्स को सस्पेंड करना है, ठीक है। यानी कि ना वो नीचे हो ना ऊपर हो, बीच में कहीं लटका हो। उससे क्या होगा, उसे उसको ऑब्जर्व करना और उसके फोर्सेस को देखना आसान हो जाएगा। सस्पेंड कैसे करेंगे, अब ऑयल ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं, ठीक है, और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसको अपवर्ड खींचेगी, एक फोर्स डाउनवर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अपवर्ड है। अब इसको सस्पेंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इन दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दिया जाए। जब डाउनवर्ड एक्ट करने वाली फोर्स और अपवर्ड एक्ट करने वाली फोर्स बराबर हो जाएंगी तो आपका ऑयल ड्रॉप ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, वो बीच में ही सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है। तो थ्रू टेलीस्कोप हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो यही काम हमने किया। हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर कर दिया, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन देखें, एम जी इक्वल्स टू
QE। यहाँ से हमने क्या किया, हमें पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू V ओवर D या फिर V इक्वल्स टू ED, राइट। तो यहाँ से आप V की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी E की वैल्यू पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, mg इक्वल्स टू QV ओवर D। अब इसी एक्सप्रेशन को आप रीराइट कर सकते हैं मास के लिए भी और चार्ज के लिए भी, जैसे कि ये 2 स्टेप्स में दिखाया गया, ठीक है। अब अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, क्योंकि मैथ्स के लिए देखा जाए तो हमारे पास चार्ज का होना ज़रूरी है, लेकिन अभी तो हमें चार्ज मालूम नहीं है, तो हम किस तरीके से पहले मैथ्स को डिटरमिन करते हैं। अच्छा, मैथ्स को डिटरमिन करने का एक और अच्छा तरीका है, हमें मालूम है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी हमेशा मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल होती है, यानी कि मास ओवर वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इस तरह तरीके से हमारे पास जो रो है डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है, किसी भी चीज़ की डेंसिटी उसके मास पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होती है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारा जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो तकरीबन स्फेयर की तरह ही है, तो हमें मालूम है कि स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में मैथ्स को एज इट इज़ रहने दूँ और वॉल्यूम की जगह 4/3 पाई आर क्यूब पुट कर लूँ, तो इस जो एक्सप्रेशन है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने वॉल्यूम की जगह सिर्फ उसकी वैल्यू पुट की है। अब अगर मैं इस वॉल्यूम को यहाँ पे रो के साथ आके मल्टीप्लाई कर दूँ डेंसिटी के साथ, तो हमारी डेंसिटी जो है वो एज इट इज़ ही इसके साथ 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो मैथ्स के लिए भी जो है वो एक्सप्रेशन निकल आता है। तो हमारा जी अच्छा, अब अगर आप पिछला फॉर्मूला देखें, वेट मुझे थोड़ा सा मूव करने दें बैक। ये देखें, अगर आप ये फॉर्मूला देखें तो अगर आपको चार्ज पता है तो आप मास निकाल सकते हैं, अगर आपको मास पता है तो चार्ज निकाल सकते हैं। लेकिन दोनों क्वांटिटीज जब अननोन हो तो आप एट ए टाइम दोनों को इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कोई एक चीज़ जो है वो हमें डिटर्मिन करनी पड़ेगी, वो एक चीज़ हमने क्या किया, मास डिटर्मिन कर लिया, ठीक है। मैं आगे मूव करती हूँ। जी यहाँ पे थे हम। अब मास कैसे डिटर्मिन किया, आपको याद होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स के चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि गैसेस, ड्रॉप्स, लिक्विड, ये सब के सब फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। और जब फ्लूइड्स की बात आए तो हम वहाँ पे हमारा मेन कंसर्न जो है वो डेंसिटी के साथ होता है, ठीक है। तो यही काम हमने यहाँ किया है, ऑयल ड्रॉप्स के लिए हमने डेंसिटी लिया है, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू m ओवर v, वेयर v इज द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉपलेट। अब चूंकि ड्रॉपलेट या ड्रॉप्स जो हैं वो सफेरिकल फॉर्म में अज्यूम किए जाते हैं, तो उनका वॉल्यूम क्या आ जाता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये सारी चीज़ें हमने इस एक्सप्रेशन के अंदर लगाई और मास को सेपरेट किया, तो हमारे पास मास की वैल्यू ये आ गई है। अब अगर आप नोट करें तो इस एक्सप्रेशन के अंदर 4/3 और पाई जो है ये कांस्टेंट है, डेंसिटी भी किसी एक खास मटेरियल की कांस्टेंट होती है। आप जो ऑयल यूज़ कर रहे होंगे उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, मसला सिर्फ रेडियस का रह गया है कि रेडियस अब यहाँ अननोन है, तो हमने रेडियस कैसे फाइंड करना है ये अब हम आगे चल के देखते हैं। मैथ्स का मसला तो सॉल्व हो गया, यानी कि मैथ्स की वैल्यू लगाने से मुझे चार्ज की वैल्यू तो मिल जाएगी, लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया कि अब मैं रेडियस कहाँ से लाऊं। अब रेडियस का भी तो मालूम होना ज़रूरी है, रेडियस का मालूम होगा तभी तो मुझे मैथ्स का पता चलेगा, और मैथ्स का पता चलेगा तभी तो मैं ये चार्ज की वैल्यू निकाल पाऊंगी, जो कि mg/d है। यानी कि क्यू मालूम करने के लिए पहले मैंने मैथ्स को मालूम किया, अब मैथ्स मालूम करने के लिए मुझे रेडियस का मालूम होना ज़रूरी है। तो अब हम रेडियस को भी मालूम करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो वोल्टेज आप दे रहे हैं, इसको जो पावर दे रहे हैं वोल्टेज, अगर आप इसको ऑफ कर दें, यहाँ से ख़त्म करके इसे थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें, तो जो ड्रॉपलेट्स यहाँ से गिरते हैं वो इतनी तेज़ी से गिरना शुरू कर देते हैं कि वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करना शुरू कर देते हैं। और आपको मालूम है कि जब भी कोई चीज़ या कोई भी अगर ड्रॉपलेट है वो गिर रहा हो और वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने जा रहा हो, तो उसका जो वेट है उसकी ड्रैग फोर्स के इक्वल आ जाता है, यानी कि इस ड्रॉपलेट का जो वेट है इसकी ड्रैग फोर्स के इक्वल है। जैसे कि जी अगर आपको याद हो तो ड्रैग फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट था कि जब भी ऑयल ड्रॉपलेट्स जब भी ड्रॉपलेट्स जो हैं किसी भी लिक्विड के फ्लूइड में से पास करते हैं या डाउनवर्ड गिर रहे होते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स और अंडर द एक्शन ऑफ देयर वेट, तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उनके वेट के बराबर हो जाती है, सॉरी ड्रैग फोर्स जो है वो उनके वेट के बराबर हो जाती है। तो उस सूरत में उनकी वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है।
तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। कि अभी हम लोगों ने एनिमेशन देखते हुए भी बात की थी कि इस मेथड में 3 तरह की फोर्सेस एक्ट करती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और तीसरी विस्कस ड्रैग फोर्स। 2 फोर्सेस की तो बात हो गई, अब तीसरी बात रह गई है ड्रैग फोर्स की, जो हम करने जा रहे हैं। और ये हम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि हमें रेडियस को मालूम करना है, और रेडियस तभी मालूम किया जा सकता है जब हम इन दोनों के रिलेशन की बात करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि हमारा ड्रॉपलेट जो है वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर रहा है, तो इसका जो ड्रैग फोर्स है इसकी वेट के इक्वल आ जाएगी। वेट के बारे में हमें मालूम है कि जो W है वो mg के इक्वल होता है, और ड्रैग फोर्स के बारे में भी हमें मालूम है कि ये 6 पाई थीटा आर वी के इक्वल होता है, यानी कि ये एक्सप्रेशन होता है वी टी। यहाँ पर वी टी आना चाहिए जो कि टर्मिनल वेलोसिटी है। जी, ड्रैग फोर्स के लिए हमारे पास स्टोक्स लॉ था, अगर आपको याद हो। स्टोक्स थ्योरम था, क्या था, एफ टी यानी कि ड्रैग फोर्स इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। वी is the terminal velocity, r is the radius, and 6 pi eta are the constants. अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मैं मैथ्स की वैल्यू यहाँ पर लगा लेती हूँ, मैथ्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब और 7 रो था, क्योंकि हम लोगों ने रो के साथ यानी कि डेंसिटी के साथ वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे लिए मैथ्स का एक्सप्रेशन आ गया था। जी एज इट इज ही लिख देते हैं, और यहाँ पर 6 पाई थीटा आर वी एज इट इज। अब अगर देखा जाए तो मैं इसे क्यों ना थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, रीअरेंज इस तरीके से कर लूँ कि यहाँ पर भी एक आर है तो यहाँ पर भी 3 आर है, तो एक आर इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पर अब आर स्क्वायर रह जाता है। आर स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर सेपरेट कर लूँ और बाकी सब चीज़ों को एक तरफ ले जाऊँ, यहाँ पर पाई भी है, पाई को भी कैंसिल कर देते हैं, और 3 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये 18 और 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 7 रो जो है यहाँ पर जाकर, रो जो है हमारा ऊपर नहीं आएगा बल्कि नीचे आएगा, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ के रो और जी दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर 18/4 हमारे पास आ जाएगा, 18/4 जी रो और जी। और इसके अलावा जो है यहाँ पर हीटा और वी टी हमारे पास ऊपर रह जाएंगे इस तरीके से। अब जब इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास 9/2 आ जाएगा, 9/2 हीटा वी टी ओवर रो इंटू जी, जो कि आर स्केयर के इक्वल है। अब अगर मुझे खाली आर मालूम करना हो तो मैं क्यों ना दोनों तरफ इसका स्केयर रूट ले लूँ, इस तरफ तो स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जी, तो जब ड्रैग फोर्स बराबर होगी वेट के, तो हमने इनके एक्सप्रेशंस लिखे हैं और इनको रीअरेंज किया है, जिससे हमारे पास आर का एक्सप्रेशन ये आ गया है। ठीक है, अब आर स्क्वायर का एक्सप्रेशन है, जिसको ख़त्म करना है तो हम इसके लिए आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रिमूव हो जाएगा और हमारे पास आर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पर 9/2 थीटा आर वी, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा इस तरह से करके लिख लेते हैं, यहाँ पर अंडर 9/2 थीटा वी टी डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। तो इस तरीके से हमारे पास आर भी फाइंड आउट हो जाता है, यानी कि अब हमारा मसला सॉल्व हो गया। हमें सबसे पहले क्यू फाइंड आउट करना था, लेकिन क्यू के लिए हमारा एक्सप्रेशन जो है वो एम जी डी बाई वी निकला। अब एम को मालूम करने के लिए हम लोगों ने डेंसिटी का एक्सप्रेशन लगाया, और हमारे पास जो है एम की वैल्यू निकल आई कि ये 4/3 रो पाई आर क्यूब आ गई। अब आर के लिए भी हमें वैल्यू चाहिए थी, ताकि आर को पुट करते तो मैथ आता और मैथ को पुट करते तो चार्ज आता था। तो आर को हम लोगों ने इस तरीके से ड्रैग फोर्स इस्तेमाल करते हुए फाइंड आउट कर लिया। अब अगली बात ये रही कि जितने भी चार्ज जो भी हमारे ऑयल ड्रॉपलेट्स आते हैं नीचे गिरते थे, इस होल से गिर रहे थे, नीचे की तरफ आ रहे थे इस आयोनाइज हुई गैस में, तो जैसे ही वो इस आयोनाइज गैस के पास आते थे चार्ज हो जाते थे। तो बाद में जब हम लोगों को मिलिकन्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि हर ड्रॉपलेट पे जो चार्ज है वो एन ई के इक्वल है, यानी कि हर ड्रॉपलेट पे चार्ज एन ई टाइम्स आ रहा है, और ई जो है ये कांस्टेंट है। तो इस तरीके से उसने क्यू को डिटरमिन करने के बाद जो है क्यू की वैल्यू पुट की, और एन चूँकि है वो एन जो है हमारे पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि 1 2 3 सो ऑन है। तो एन की वैल्यू लगाने के बाद और चार्ज जो भी हम लोगों ने इतना लंबा कैलकुलेशन की है उसके थ्रू हम लोगों ने चार्ज को डिटरमिन कर लिया। तो चार्ज और एन की वैल्यू लगाकर हमें ई की वैल्यू पता चल गई कि ई की वैल्यू क्या है। तो इस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम चल गया कि ई की वैल्यू क्या है। तो क्यू तक हम पहुंचेंगे तभी तो हम लोग एन ई के एक्सप्रेशन से जो है वो ई निकाल सकेंगे, क्योंकि मिलिकम्स ने कहा था कि हर इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है उसने हर ड्रॉपलेट पे देखा कि वो जो चार्ज है वो एन टाइम ई आ रहा है, यानी कि एन तो आ रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो चार्ज मेजर करता जा रहा था वो एक कांस्टेंट नंबर के मल्टीपल के बराबर आ रहा था, और इस कांस्टेंट नंबर को उसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है डिटरमिन कर लिया, इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हुए मालूम करना सीख लिया। तो ये था अमेरिकन ऑयल ड्रॉप मेथड, जिसके थ्रू हमने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करना सीख लिया। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।